नमस्कार। भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज जिले की ओर से फिर सबको आप इस फेसबुक व्याख्यान माला में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं गुजरात के जाने माने विद्वान श्री डॉक्टर गिरीश भाई ठक्कर जी। डॉक्टर ठक्कर पालनपुर में संस्कृत और का अध्यापक रह चुके हैं और इसके साथ उन्होंने प्रिंसिपल का भी दायित्व निभा चुके हैं। आपने गुजरात सरकार के द्वारा संस्कृत गौरव का सम्मान भी आपको मिल चुका है। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के स्थापना में ओएसडी के रूप में आपका प्रमुख योगदान रहा है। आप संस्कृत भारती का प्रांत अध्यक्ष का भी दायित्व का पालन कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक भी आप हैं और वर्तमान में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व आप निभा रहे हैं। आज जो आपने जो टॉपिक अपने विषय जो चुना है वो है जूनागढ़ स्टेट में आरजी हुकूमत। तो पहले तो सर आपको भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज जिले की ओर से आपको स्वागत प्रणाम और नमस्कार। सर आप शुरू कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। यहाँ उपस्थित मुझे सुनने वाले आप सबको प्रणाम। वैसे जिस विषय को लेकर के मैं बोलने वाला हूं वह इतिहास का कोई बहुत पुरातन कालखंड नहीं है। अभी अभी की घटना है। जब यह घटना बनी तब जो जीवित थे ऐसे लोग मेरे जैसे आज भी विद्यमान हैं जिनके साथ हम इनकी बात कर सकते हैं। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को समझने के लिए इस घटना को भी समझना मेरी दृष्टि से आवश्यक है। ये घटना आरजी हुकूमत जूनागढ़ की है। हम बाद में धीरे धीरे इसका विषय का विस्तार करते जाएंगे, आरजी हुकूमत को भी समझेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा ये बहुत पहले की बहुत प्राचीन ऐसी कोई घटना नहीं है। ये सिर्फ 1947 की घटना है जब भारत देश आजाद हुआ, ऐसा हम कहते हैं। मैं शुरुआत करूंगा 25 अगस्त 1947। पंद्रह अगस्त को तो देश आजाद हुआ, उसके ऊपर थोड़ी देर के बाद में आते हैं हम। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं 25 सितंबर से। 25 सितंबर 1947 का दिन मुंबई उसमें माधव बाग नाम से एक बड़ा मैदान है। उस मैदान में एक बहुत बड़ी सी सभा लगी हुई है। करीब 30,000 लोग, उस समय की बात है ये, करीब 30,000 लोग इकट्ठा हुए हैं। शाम के 5:30 बजे है। ये 30,000 लोग जो उपस्थित हुए हैं वो गुजरात के जूनागढ़ स्टेट और पूरे काठियावाड़ जिसको बोलते थे उस समय, आज जिसको सौराष्ट्र कहते हैं, उस प्रदेश के निवासी, लेकिन अभी मुंबई में रहने वाले, या अपना वतन जो था उस वतन से कोई व्यापार के लिए, कोई पढ़ने के लिए, कोई सर्विस के लिए ऐसे आए हुए 30,000 लोगों की एक प्रचंड सभा एकत्रित हुई है। और इतने सारे लोग होने के बावजूद पिन ड्रॉप साइलेंस है। कोई ऐतिहासिक घटना घटने जा रही है, कोई विशिष्ट कुछ बनने जा रहा है जो इतिहास में सुवर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, जिसे हम कोई शकवर्ती घटना कह सकते हैं। ऐसी एक शकवर्ती घटना घटने जा रही है। ठीक 6:17 पर सभा के प्रमुख एक विशिष्ट जाहिरात करते हैं। वो जाहिरात है, आज हम जूनागढ़ राज्य की आरजी हुकूमत की स्थापना करने जा रहे हैं। सभी ओर से जय हिंद के नारे उठते हैं और आरजी हुकूमत जिंदाबाद के नारे
उठ रहे हैं। पढ़ा जाता है मेमोरेंडम, नियुक्तियां पढ़ी जाती हैं। ये बात मैं आपसे बात करूंगा कि क्या नियुक्तियां हुई वगैरह वगैरह, लेकिन यहीं से प्रश्न हमारा शुरू होता है कि आरजी हुकूमत यानी क्या, आरजी हुकूमत क्यों, और जूनागढ़ स्टेट में क्यों। ये प्रश्न हमारे मन में उठने चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे आरजी हुकूमत का मतलब है हंगामी सरकार, टेम्पररी गवर्नमेंट। टेम्पररी गवर्नमेंट जो कुछ समय के लिए है। उस समय राजे रजवाड़े जो थे, दरबार जो थे, रियासतें जो थी, वैसे ही एक छोटी सी हुकूमत, लेकिन टेम्पररी, कुछ समय के लिए। हमने ऐसी आरजी हुकूमत के बारे में सुना होगा सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद सेना जो बनाई, उस समय जिसकी घोषणा की थी, वो घोषणा थी आजाद हिंद की घोषणा करते समय कि ये आरजी हुकूमत है, टेम्पररी गवर्नमेंट। सुभाष बोस ने तो भारत की स्वतंत्रता के लिए ये आरजी हुकूमत की स्थापना की थी। उनका ध्येय था आजाद हिंद, इसलिए सेना का नाम था आजाद हिंद फौज। यहां क्या था, आपको मैं बाद में भी बताने वाला हूं, अभी भी बता दूं कि इस आरजी हुकूमत की प्रेरणा भी उस सुभाष बाबू की आरजी हुकूमत से ही है। उसमें समानताएं जो है वो भी हम देखेंगे बाद में। 15 अगस्त 1947 जो हम सबको याद है, होनी चाहिए भी, हमारे रोम हर्ष खड़े हो जाने चाहिए। पूरे भारतवर्ष में एक उल्लास का, उत्साह का वातावरण छाया हुआ था। कई सालों की गुलामी में से हम बाहर निकल के आ गए थे और आजादी की हवा खा रहे थे। उल्लास और उत्सव का वातावरण, माहौल था। लेकिन भारत ही में कुछ प्रदेश ऐसे थे जो भारत के ही होते हुए भी वहां उत्साह नहीं था। हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। जूनागढ़ की बात थोड़ी विशिष्ट इसलिए है कि वो तो अभी प्रतीक्षा कर रहे थे, बाकी तो। लेकिन जूनागढ़ के शासक ने 15 अगस्त 1947 के ठीक उसी दिन घोषणा कर दी कि वो पाकिस्तान से जुड़ने जा रहे हैं। उन्होंने पत्र लिख दिया था पाकिस्तान को कि वो, यानी करार करते थे उस समय, तो ये करार खत पर सही करके, सिग्नेचर करके उन्होंने भेज दिया था। और 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जूनागढ़ स्टेट पाकिस्तान का भाग है। तब तक जो हमारे विचक्षण लोग, मुत्सद्दी लोग थे, वो ये मान रहे थे कि जूनागढ़ जो है उसकी जनसंख्या जो है उसमें 82% 80%, मोर देन 80%, 82% प्रोबेबली तो हिंदू लोग हैं। हिंदुओं के महान तीर्थ यहां पर है, सोमनाथ यहां पर है, श्री कृष्ण जी की निर्वाण भूमि यहां पर है, जैनों के बड़े बड़े मंदिर यहां पर है, वेदकालीन रैवतक पर्वत गिरनार यहां पर है। पूरे तीर्थ स्थानों से, हिंदुओं के तीर्थ स्थानों से घिरा हुआ है। उसकी चारों ओर जो रियासतें हैं छोटी मोटी, वो सारी हिंदू रियासतें हैं और वो हिंदू संघ से मिली हुई हैं। इनको अगर जमीन मार्ग से जाना है पाकिस्तान तो जा भी नहीं सकते, रास्ता ही नहीं है। तो सब मुत्सद्दी ये मान रहे थे कि जूनागढ़ तो हिंद संघ में ही मिलने वाला है, ऐसा मान रहे थे। और ऐसा मानने के लिए नवाब, जिसका नाम था मोहब्बत खान, उसने कारण भी दिए थे। जो सभाएं होती थी, जो मीटिंगें होती थी, जो बैठकें होती थी, उसमें उनका प्रतिनिधि जा रहा था।
डील करता जा रहा था, वो खींच रहा था जिन्ना की मार्गदर्शिका के मुताबिक। तब तक उन्होंने करार पर सही नहीं की थी। लेकिन हमारे मुत्सद्दी जो थे, जो विचक्षण बुद्धिमान थे, जिन्होंने इतने सारे राज्यों को एकत्रित कर दिया, भारत के ऐसे राज्य, खास गुजरात के तो मैं बता सकता हूं, ऐसे राज्य जहां पर जनसंख्या तो हिंदुओं की थी और नवाब शासक मुसलमान थे, जैसे पालनपुर का, राधनपुर का, बालासिनोर का, उन सब ने भी हिंद संघ में मिलने का निर्णय कर लिया था, मिल गए थे, करारों पर सही कर दी थी, सिग्नेचर हो गई थी। तो ये तो मिलने वाले थे, इसलिए सबको ये भरोसा था कि जूनागढ़ तो भारत से ही मिलेगा, सब मानते थे। और यही चूक हो गई। उस समय उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दाब, प्रेशर कुछ भी नहीं हुआ, और ये मिलने ही वाला है हमसे, सब मुत्सद्दी यही मानते थे। 17 तारीख तक तो मालूम भी नहीं हुआ था भारतीय सरकार को, और 15 अगस्त को जूनागढ़ नवाब मोहब्बत खान ने निर्णय ले लिया कि जूनागढ़ राज्य पाकिस्तान से जुड़ जाएगा। और कमनसीबी देखिए, 13 सितंबर को पाकिस्तान ने मंजूरी भी दे दी, वो भी आ गया। अब हुआ क्या, हम सब जो सुन रहे हैं, मैं उसके वर्णनों में नहीं पढ़ूंगा, आप सब जानते हैं। जो स्थिति पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं की हुई थी, वही स्थिति वहां बनना शुरू हो गया। अराजकता थी, अंधाधुंधी थी, बाहर से बुलाए गए सिंधी, बलोच, ऐसे सैनिक, गैर सैनिक, ऐसे लोग आ रहे थे, आतंक मच गया था, पूरा आतंक मच गया था। इसका वर्णन बहुत अच्छे मिल रहा है, उसका भोग बने हुए कुछ लोगों को मैं जानता भी हूं। किसी के संरक्षण की कोई उस समय खातिरी नहीं थी। महिलाओं के अपमान हो रहे थे, मकान ले लिए जा रहे थे। एक कवि था शादुल नाम का, उसकी कविता गुजराती में है, इसलिए मैं नहीं बोलता अभी, लेकिन उसकी कविता में यह लिखा है कि शादुल तो थोड़े दिन के लिए बाहर गया था, जब आया तो उसने देखा कि उसके घर में तो पाकिस्तान बैठा है। उसने पाकिस्तान बैठा है ऐसा लिखा है, पाकिस्तान घुस गया है उसके घर में, अंदर सैनिक। तो उसने कहा कि ये क्या है भाई? तो उन्होंने बताया कि ये हमारा घर है, ये तेरा था कभी, ले जा, तेरे को कुछ लेना है तो हम यहाँ पर रहने वाले हैं। और छुरा दिखा करके उसको कहा, या तो तू यहां से भाग जा या कत्ल हो जा। उसके पास एक तानपुरा था, वो लेकर के वो चला एकतारा। स्टेशन पर जाते हुए ये एकतारा भी, उसके तार तोड़ लिए गए, ले लिए गए। शादुल ये कहता कि इतना भी तांबा क्यों जाए हिंदुस्तान में, ऐसे मत वाले लोग। क्यों ऐसा हुआ? नवाब का जो दीवान था शाहनवाज भुट्टो, हम भुट्टो को जानते हैं, उसके इसके दादा परदादा शाहनवाज भुट्टो उसका दीवान था। वैसे तो दीवान नहीं था, वो कार्यकारी दीवान था, लेकिन दीवान इसलिए ऐसे बन गया था कि उसका जो दीवान था, जो हिंद संघ में मिलने का विश्वास रखता था, उसको उसके स्वास्थ्य की ठीक करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। और उसके जाने के बाद जो यहाँ पर चला कुचक्र, उस कुचक्र में उसके घर को लूट लिया गया और उसको बेदखल कर दिया गया सारी बातों से। दीवान बन गए श्रीमान भुट्टो। अब्रहानी नाम के एक थे, जमीयत नाम की एक संस्था चल रही थी, उसके लीडर थे, वो नवाब के एडीसी बन गए। और ये अब्रहानी, ये शाहनवाज भुट्टो और श्रीमान मोहब्बत खान की जो नवाब थे, उनकी एक बेगम थी जो भोपाल की थी, भोपाल के नवाब की बहन थी। भोपाल के नवाब ये चाहते थे कि भोपाल और जूनागढ़ दोनों ही पाकिस्तान के साथ रहे या अलग रहे अपने आप में।
लेकिन जनता की आवाज को वो शासक तो समझ गया, उसने तो करार में सिग्नेचर कर दी। लेकिन यहां पर भोपाल नवाब के कहने से, भोपाल नवाब के कहने से उनकी बेगम जो थी, ये मोहम्मद खान की बेगम, भोपाल नवाब की बहन, वो इसको बरगलाने लगी। और परिस्थिति ये आई कि उसकी इच्छा हो या ना हो, उसे पाकिस्तान में जुड़ने के लिए करार पर सिग्नेचर कर देने पड़े। श्रीमान UN ढेबर, आप जानते होंगे उनको, राजद्वारी मंत्री थे। VP मेनन, उनको भी आप जानते होंगे। ये सब उनको समझाने के लिए गए भी, वारंवार गए। ढेबर तो 3 बार गए थे, लेकिन उनको नवाब से मिलने नहीं दिया गया, नहीं मिलने दिया गया। कहा गया कि नवाब तो बीमार है, आपको जो जो कुछ भी कहना है हमसे कहो। तो उनको भुट्टो के साथ और इब्रानी के साथ बातें करनी पड़ी। और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम गलत मानते हो, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए यही अच्छा है कि हम पाकिस्तान से जुड़ जाए, और यहाँ के हिंदुओं को हमारे पाकिस्तान से जुड़ने के कारण कोई भय नहीं है, सब यहाँ बहुत सुख से रहेंगे। इब्राहिमी ने तो कहा और आर्गुमेंट की थी कि यहाँ हिंदुस्तान में कम्युनिस्टों का जोर बढ़ रहा है, हम अगर पाकिस्तान में मिल गए तो हम उससे बच जाएंगे, पाकिस्तान उसका विरोध कर सकता है। यहां से पाकिस्तान जाने का तुम्हारा रास्ता कौन सा? तो हम समुद्र के मार्ग से जाएंगे, यहां से कराची 480 किलोमीटर है। वेरावल के पास जो समुद्र है, उस समुद्र के मार्ग से हमारा संपर्क पाकिस्तान के साथ रहेगा, ऐसा दीवान भुट्टो ने इनको समझाया। मोहब्बत खान तो किसी से मिल ही नहीं रहे थे, उनके जानी दोस्त थे, खास दोस्त। जामनगर के शासक, जामनगर के राजा जाम, उन्होंने जाकर के उनसे मिलने का प्रयत्न किया, तब भी भुट्टो ने उनकी बीमारी का बहाना करके उनको मिलने नहीं दिया। बाद में पालनपुर के नवाब ने एक पत्र लिखा था सरदार जी को, जिसने ये कहा था कि नवाब जूनागढ़ की मूर्खता थी, ये वो गुलाम हो गया था दीवानों का, सूझ समझ तर्क सब कुछ भूल गया था वो। ऐसा पालनपुर के मुस्लिम शासक ने सरदार को पत्र लिखा था, ये पत्र है मेरे पास, और भी लोगों ने लिखे थे। लेकिन हालत ये हुई कि 15 अगस्त 1947 के दिन मेरे भगवान सोमनाथ के खंडर पाकिस्तान में थे, गिरनार पाकिस्तान में था, बड़े बड़े जैन मंदिर पाकिस्तान में थे, और वहां के रहने वालों के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार होना शुरू हो गया था। और भुट्टो ये कहते रहे थे कि यहाँ कोई अत्याचार होता नहीं, यहाँ तो बहुत सुख शांति है, लोग आनंद से रहते हैं। उनकी पोल खुद हुई तब जब 10 सितंबर को राजकोट में एक हिजरतियों की बड़ी सभा हुई। उस हिजरतियों की राजकोट की सभा में 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख जितने लोग मौजूद थे, जो जूनागढ़ से हिजरत करके वहां पर आए थे। तो वो तो पोल खुल गई। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों का विवरण करते हुए डेबर ने एक खत लिखा था नवाब को, वो नवाब को तो मिला नहीं, लेकिन भुट्टो जी ने जवाब दे दिया था कि ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सब सकुशल है, सब कुशल मंगल है, यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सब देखते हुए जो जूनागढ़ के लोग जूनागढ़ से बाहर थे, उनके दिल में एक चिंता का ज्योति जलना शुरू हो गया कि ये क्या हो गया, रातों रात हम परदेसी हो गए। यहां से जो प्रदेश में गए थे विदेशों में, उनको भी ये मालूम हुआ तो वो भी दुखी हो गए। और मैं कुछ तारीखें आपको दूंगा। 19
तारीख को, 19 अगस्त को पहली मीटिंग हुई। एक लंबा दौर चला है उसके बाद सभाओं का। उसमें से पहली मेरे ख्याल में जो है वो 19 अगस्त को वंदे मातरम कार्यालय में, वंदे मातरम नाम का एक पेपर चल रहा था उस समय, मुंबई से चल रहा था, जिसके तंत्री थे श्यामल दास गांधी। बहुत खुन्नस वाले थे, बहुत तेजाबी थे, बहुत देशभक्त थे और महात्मा गांधी जी के भतीजे थे। उनका वंदे मातरम जो चल रहा था उसमें बहुत आग झरती वाणी में वो लिख रहे थे। तब तक वो अंग्रेजों के बारे में भी लिखते रहे थे और जो राजा अपनी प्रजा को परेशान कर रहे थे उनके बारे में भी लिख रहे थे, और स्वातंत्र प्राप्ति में उनके लेखों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने ये 15 अगस्त के बाद जय सोमनाथ करके एक लेख लिखा था जो बहुत ही उत्तेजक रहा था। तो वंदे मातरम में इनकी मीटिंग हुई जिसमें डेबर भी थे, श्यामलदास गांधी थे, और एक ऐसे ही तेजाबी कलम के स्वामी थे अमृतलाल सेठ। एक और पत्र चल रहा था मुंबई में जिसके वो तंत्री थे। तो अमृतलाल सेठ और श्यामलदास गांधी, डेबर, ये सब इकट्ठा हुए। उन्होंने मीटिंग की और तय किया कि ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, हमें एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए नवाब के पास। 21 अगस्त को एक प्रतिनिधिमंडल गया। नवाब से तो नहीं मिल पाए वो। प्रतिनिधिमंडल में भी बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, यही लोग थे जिनका नाम दिया मैंने, लेकिन वो नहीं मिल पाए, नवाब को तो नहीं मिल पाए। वो मिले तो भुट्टो से मिले, बिरहानी से मिले, और भुट्टो ने तो ऐसे टाल मटोल कर दिया। वो बोले कि ये कोई अंतिम बात नहीं है और कुछ भी हो सकता है, आप चिंता मत कीजिए, जाइए। तो ये वापस आ गए और उच्चरंग राय ढेबर खुद नवाब से मिलने के लिए गए, नहीं मिल पाए। भुट्टो से ही मिलके उनको भी वापस आना पड़ा। 21 अगस्त, ये एक एक तारीख में बता रहा हूं। 15 अगस्त के बाद में जो बना, ये अर्जी हुकूमत की स्थापना के लिए बना, इन बातों को मैं बता रहा हूं। 21 अगस्त को मुंबई में पोपटियावाड़ी करके स्थान है, उसमें मीटिंग हुई, सामान्य सभा हुई, और सबने उसको, ये घटना जो हुई है उसका बरोबर जम करके विरोध किया। 25 अगस्त को राजकोट में एक जाहिरात हुई, एक जाहिर सभा हुई, और तब सबका अभिप्राय ये बना कि ये तो उग्र आंदोलन करने के सिवा इसमें से बाहर आ नहीं सकेंगे। सारी प्रजा जो वहां की थी वो ये चाह रही थी कि हमें पाकिस्तान से नहीं मिलना है। ये जो नवाब का जो प्रयत्न है पाकिस्तान से मिलने का, ये बिल्कुल ही अयोग्य है। इसलिए इस प्रजा को स्वतंत्रता चाहिए, इस अखुदशाही से बाहर निकलना ही चाहिए। तो ये 25 की तारीख को जो था वो तय किया गया कि उग्र आंदोलन करना ही पड़ेगा, लेकिन कौन सा, क्या करेंगे। तो वहां पर एक छोटी सी समिति बनाई गई जिसका नाम दिया गया संरक्षण समिति। इस संरक्षण समिति ने तय करना था कि क्या क्या करना चाहिए जूनागढ़ को बचाने के लिए। अब तक पाकिस्तान का वो मंजूरी पत्र नहीं आया था, इसलिए ये कर सकते थे। भुट्टो को समझाने के लिए या उसको दबाने के लिए क्या करना चाहिए। तो संरक्षण समिति ने सबसे पहला जो निर्णय लिया, बहुत सामान्य निर्णय था लेकिन बहुत असरकारक था। वो प्रयत्न था जो 5 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया गया, वो काठियावाड़ राजकीय परिषद ने किया कि जूनागढ़ स्टेट का आर्थिक बहिष्कार किया जाए। आर्थिक बहिष्कार यानी यहां से न कुछ जूनागढ़ स्टेट में जाएगा, न वहां से कुछ यहां पर आएगा। पेट्रोल, डीजल, शक्कर, ये रोज मरोज कोलसा,
ये रोजमर्रा की चीजें जो यहाँ से वहां आसानी से जा रही थी, आ रही थी, सब चल रहा था, ट्रेनें चल रही थी, पोस्ट ऑफिस चल रही थी, ये सब बंद कर दिया जाए और यहां से कोई ना जाए। आर्थिक बहिष्कार से शुरुआत हुई। इस बार आर्थिक बहिष्कार ने बहुत बड़ा असर किया था, क्योंकि जो भी उनको मंगवाने की जरूरत पड़ती पाकिस्तान से मंगवाना पड़ता और पाकिस्तान से आने में तकलीफ हो जाती थी। एक गोदावरी नाम की स्टीमर आई थी ऐसा कहते हैं, बाकी कुछ आ नहीं रहा था। तो 5 सितंबर को तो ये कर दिया गया, जैसे मैंने बताया। उसके बाद 10 सितंबर 5 दिन के बाद ही राजकोट में एक बड़ी सभा हुई, जिसमें 1-1.5 लाख लोग थे जो हिजरत करके आए थे, जो बहुत ही परेशानियां को झेल करके आए थे। कैसी परेशानियां, वहां पर तो कस्टम के नाका खोल दिया गया था। भुट्टो ने जाहिर कर दिया था तब तक कि जो भी हिजरत करेगा, जिसको भी जूनागढ़ से जाना है, पहरे हुए कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं ले जाना है, एक। और दूसरा उसने डिक्लेयर किया था कि अगर कोई भी मकान 15 दिन के लिए खाली रहेगा, 15 दिन के लिए, तो सरकार उसका कब्जा ले लेगी, यानी उसका अपना मकान अपना नहीं रहेगा। मैंने शार्दुल की बात अभी कही आपको। लोगों को रहना भी आवश्यक था और रहना नामुमकिन भी था, तो अपने बीवी बच्चों को जैसे तैसे करके वो राजकोट तक या गोंडल तक, जूनागढ़ स्टेट के विस्तार के बाहर छोड़ के फिर आकर के घर में बैठ गए। मेरे संबंध में एक बहन जी है जो 17 साल की उम्र की थी और ब्याह करके आई थी, आज भी है वो वर्णन भी करती है मेरे सामने। उनको जैसे तैसे करके भेज दिया गया। और जो लोग जाते थे अन्य मार्गों से, कोई बैलगाड़ी में जा रहे थे, कोई वाहन लेकर के जा रहे थे, कोई पैदल जा रहे थे, तो उनको बिल्कुल चकासने के लिए कस्टम के नाके खोल दिए गए थे। वहां पर सबके साथ इतना दुर्व्यवहार होता था, पुरुषों की झड़ती ली जाती थी और महिलाओं की, एक महिला के सामने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया गया था। ऐसी घटनाएं आई हैं, छपी हुई है, नाम के साथ उल्लेख है इसका। ऐसी कई घटनाएं बनी। ये सब यहां होता रहा और वहां इससे त्रस्त जो लोग थे, जो हिजरत करके गए थे राजकोट के, वो 1-1.5 लाख लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। उनको आश्वासन दिया गया लोगों के द्वारा कि आपको तकलीफें नहीं होगी। लोगों ने उनको मदद भी की, उनको निवास व्यवस्था की, भोजन व्यवस्था की, सब कुछ किया। अर्जी हुकूमत के अस्तित्व में आ जाने के बाद तो काफी अच्छा हो गया था। आजाद हिंद भवन, आजाद जूनागढ़ भवन की स्थापना हो गई थी। 11 सितंबर को भी एक ऐसी घटना बनी जो टर्निंग पॉइंट थी। जूनागढ़ का एक बाबरिया वार्ड नाम का विस्तार है, वहां के गरासिया लोग हैं, राजपूत लोग हैं, जिनके नेता सुरग भाई वरु नाम के थे, वकील थे। उन्होंने जाकर के एक पत्र लिख करके भेज दिया सरकार को, भारत सरकार को, कि हम भारत सरकार से मिलना चाह रहे हैं। हमारा भी 11 सितंबर को वो मान लिया गया और वो मुक्त हो गए। 13 सितंबर को पाकिस्तान ने इस जोड़ान का स्वीकार कर लिया। 14 सितंबर को उसी सुरग भाई वरू थे, उनको अभिनंदन करते हुए एक मीटिंग हुई। लोग वहां पर आए और कांग्रेस की प्रांतिक कमेटी की मीटिंग मुंबई में हुई। 17 सितंबर को ढेबर भाई ने एक पत्र लिखा कि यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है, ये ठीक नहीं है, इसको सुलझाना चाहिए। लेकिन उनकी एक ना सुनी गई, उनको जवाब दिया गया भी ये गलत है। 19 सितंबर 19 सितंबर को वीपी मेनन, जिनका मैंने पहले नाम दिया था, वीपी मेनन जूनागढ़ गए, भारतीय सरकार की कैबिनेट का आदेश लेकर के गए, उनकी विनती लेकर के गए, उनका संदेश लेकर के गए जूनागढ़।
लेकिन वो भी नवाब से नहीं मिल पाए, उनको मिलने नहीं दिया गया। मिले तो भुट्टो मिले, लेकिन उनको कोई संतोषकारक उत्तर नहीं मिला। 19 सितंबर को वीपी मेनन वहां से निकल करके राजकोट आए। राजकोट के मांगरोल के शेख थे, वो शेख उनसे मिलने आए और उन्होंने भारतीय संघ के साथ मिलने का अपना इरादा व्यक्त किया। करार पत्र पर सिग्नेचर करके वीपी मेनन को देख दी, क्योंकि वीपी मेनन तो रियासती खाता के मंत्री थे, तो उनको देना ये उचित था, तो उनको दे दिया। और फिर शेख वापस गए। 1 घंटे में उन्होंने टेलीग्राम करके कह दिया कि मैंने तो दबाव में आकर के ये सिग्नेचर की थी, मैं नहीं मिलना चाहता, मैं तो जूनागढ़ के साथ रहना चाहता हूं। लेकिन ये घटना थी मांगरोल के शेख की। आज भी जब कभी भी बातें आती हैं तो मांगरोल की बात बारंबार हमको सुनाई देती है। मेनन वहां से जाकर के मुंबई गए। मुंबई की ताज होटल में इनकी मीटिंग हुई, जिसमें ढेबर भाई थे, उचरंगराय ढेबर, जिसमें श्यामल दास गांधी थे, जिसमें अमृतलाल सेठ थे, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको आप शायद जानते होंगे। ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम हैं, वो लोग उधर उपस्थित थे। अगर मैं नाम गिनाने बैठूंगा तो पूरा समय नामों में ही बीत जाएगा, लेकिन जो प्रधान लोग थे उनके नाम मैंने दे दिए हैं। और भी बहुत सारे थे जो प्रधान ही थे, लेकिन उनके नाम मैं अभी नहीं दे रहा है, इसलिए कि मैं समय बचाना चाहता हूं। सब लोगों ने इकट्ठा होकर के वहां पर ये ताज में वीपी मेनन की उपस्थिति में उन्होंने चर्चाएं की भी अब करना क्या चाहिए। ये जो नवाब है वो बातों से मानने वाला नहीं है, बातों से काम नहीं होगा, सत्याग्रह से काम नहीं होगा, परिपत्रों से, विनती पत्रों से, प्रार्थना पत्रों से काम नहीं होगा, कुछ उग्र करना चाहिए। वीपी मेनन ने कहा कि मैं सरदार को सारी परिस्थिति से वाकिफ करूंगा, क्योंकि वो सरदार के काफी करीब थे। तो उन्होंने कहा कि मैं सरदार से बात करूंगा। ढेबर भाई भी सरदार के बहुत नजदीक थे, ढेबर भाई की भी इनसे बात हुई थी। तो ढेबर भाई के साथ बात करते हुए भी सरदार ने इसके साथ सरकार को जोड़ने के लिए कोई राजी अपनी इच्छा नहीं जताई थी। इसका कारण था, और सही कारण था। तब जाकर के अमृतलाल सेठ वगैरह ने पूछा कि सरदार के एग्जैक्टली शब्द क्या हैं, उन्होंने क्या कहा आपसे? तो वो बोले कि उन्होंने कहा कि आप परिस्थिति का निर्माण करो, बाद में देख लिया जाएगा। ये विधान जो था वो डिप्लोमेटिक था, उसका मर्म था। वो मर्म अमृतलाल सेठ और ये श्यामल दास गांधी वगैरह समझ गए कि सीधे ढंग से भारत सरकार इस मामले में दखल नहीं कर सकती। अगर किया तो वो ये मामला अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। सीधी रीत से दखल नहीं कर सकती। तब होना क्या चाहिए? जो सरदार ने कहा था उसके अंदर से, भीतर से, बिटवीन द लाइन जो निकलता था वो क्या था कि जो कुछ भी करना है जूनागढ़ की प्रजा ने खुद करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। स्थानिक प्रजा ने ही इसके लिए आंदोलन का मार्ग लेना चाहिए। सीधे सीधे ही भारत सरकार इसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। उसको प्रजाकीय स्वरूप देना चाहिए। तो करना क्या चाहिए कि जूनागढ़ की प्रजा जो है उसके ही कुछ प्रतिनिधियों की बनी हुई एक संस्था का निर्माण करना चाहिए, जो संस्था इस परिस्थिति का डट करके सामना कर सके। यहीं पर से वो विचार आया आरजी हुकूमत का। अमृतलाल सेठ, जिनका नाम मैंने बार बार दिया है, वो अमृतलाल सेठ बर्मा में जाकर के वो खबरपत्री थे। वो भी एक पत्र चला रहे थे और उसी पत्र के लिए वो बर्मा गए थे।
वहां सुभाष बाबू के अकाउंटेंट जो थे उनसे मिलकर के उन्हें कई बातें उनसे उन्होंने जानी थी, किस प्रकार से, किस ढंग से, किस हेतु से अर्जी हुकूमत कार्य कर रही है, ये वो बखूबी जानते थे। उन्होंने बर्मा से आकर के कुछ बातें प्रकट भी की थी जब दुनिया ने ये जाना कि आखिर अर्जी हुकूमत सुभाष बाबू की क्या है। वो अमृतलाल सेठ के माध्यम से जानी थी लोगों ने। तो अमृतलाल सेठ ये मत के थे कि अर्जी हुकूमत की यानी कि टेम्पररी गवर्नमेंट की रचना होनी चाहिए। कोई भी नाम दो उसे, लेकिन ये होना आवश्यक है। 23 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट। जिसके सभा आयोजित की गई, डेबर भाई उसमें उपस्थित थे। डेबर भाई गांधी जी के बहुत चहेते अनुयायी थे, अहिंसा में मानते थे, हिंसा का मार्ग उनको पसंद नहीं था। फिर भी जो परिस्थिति उन्होंने देखी, उस परिस्थिति को देखने के बाद डेबर भाई ने उस सभा में प्रस्ताव किया कि मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए हैं, न मेरे, न केवल मेरे, लेकिन सब लोगों के सारे प्रयत्न निष्फल हुए हैं। और इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि नवाब खुद गुलाम बन के बैठा। तो उन्होंने पूरी परिस्थिति को का आकलन करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि आरजी हुकूमत की रचना हो। 23 सितंबर को तो यह तय किया गया, लेकिन फिर 24 सितंबर को एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। 24 सितंबर 1947 दिल्ली, गांधी जी की प्रार्थना सभा। और महात्मा गांधी जी ने उस समय जो कहा उसमें से मैं कुछ वाक्य लेकर के बोल रहा हूं कि जूनागढ़ तो पाकिस्तान में चला गया। जूनागढ़ में पाकिस्तान किस तरह बन सकता है मेरी समझ में नहीं आता। आसपास की सब रियासतें हिंदू हैं और उसकी आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदुओं का है, तो भी जूनागढ़ पाकिस्तान में दाखिल हुआ। वह तो गजबनाक बात है। और फिर उन्होंने अंत में यह कहा कि जूनागढ़ से पाकिस्तान जाना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने यह कहा। याद रखिए, 23 सितंबर को तय हुआ कि अर्जो हुकूमत की स्थापना होनी चाहिए। 24 सितंबर को इस बात को न जानते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा, क्योंकि महात्मा गांधी जी जानते थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजकीय दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से जूनागढ़ का पाकिस्तान में होना मुनासिब नहीं है, अशक्य ही है। तब गांधी जी ने यह कहा था, लेकिन उनका यह वाक्य जो है वो कैचवर्ड था। वो एक प्रकार से प्रच्छन्न आशीर्वाद थे। उन्होंने कहा कि जूनागढ़ से पाकिस्तान जाना चाहिए। इट वॉज द कैच वर्ड। 24 सितंबर 1947। 23 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी जन्मभूमि में, उन्होंने तय किया था कि 25 सितंबर को हमें अर्जी हुकूमत की जाहिरात करनी है। समय बहुत कम था। इस कम समय में बहुत काम करने थे, 48 घंटे थे उनके पास। इस कम समय में अर्जी हुकूमत का जो स्ट्रक्चर था वो निर्माण करना था, उसके प्रमुख तय करने थे, उसके प्रधान तय करने थे। क्योंकि जब अर्जी हुकूमत बनती है तो उसके चीफ सरनशीन भी होंगे और उसके प्रधान भी होंगे, मिनिस्टर्स भी होंगे, उसकी सेना भी होगी, उसका मेमोरेंडम भी होगा। ये सब तय करना था। और समय था केवल 48 आवर्स, और हो गया। मैंने जिससे शुरुआत की थी वही बात आई कि 25 सितंबर को, बरोबर 25 सितंबर को
तब तक में ये तय हो गया कि इसके मिनिस्टर, इसके सरनशीन कौन बनेंगे। सबके सामने एक व्यक्ति था, अमृतलाल तेजाबी, जबान का मालिक था, स्पष्ट वक्ता था। कभी उसने ये भी कह दिया था कि सरदार मेरे सरदार नहीं है और मैं उनका शिष्य नहीं हूं, उनका सेवक नहीं हूं। ऐसा जिसने कह दिया था, ऐसा स्पष्ट वक्ता, उसको सौराष्ट्र का सिंह कहते थे लोग। लेकिन इस प्रजा ने तय किया, यानी अमृतलाल सेठ ने खुद ने भी, कि ये जो बन रही है आरजी हुकूमत, ये केवल और केवल जूनागढ़ के निवासी जो थे, जो जूनागढ़ के प्रजाजन थे, उनका ही बनना चाहिए। और तब खोजा गया कि श्यामल दास गांधी जो थे, उनका उनका निजी दादा की जमीन जो थी वो कुतियाना में थी, उनके उनकी देवता, कुल देवता भी जूनागढ़ में थी, वो जूनागढ़ के ही थे। इसलिए श्यामल दास गांधी का प्रस्ताव अमृतलाल जी ने किया। और 4 प्रधानों का नाम निर्णय किया गया, और 25 को मैंने जैसे कहा, बरोबर 6:17 पर खड़े होकर के उस सभा के अध्यक्ष जो थे, न्यालचंद जी थे, उन्होंने ये बिल्कुल घोषणा कर दी कि आरजी हुकूमत की स्थापना हो चुकी है। उसका मेमोरेंडम सुन करके बताया गया। ये मेमोरेंडम बहुत बुद्धिपूर्वक बनाने की आवश्यकता थी, कहीं पर भी कोई टेक्निकल तकलीफ ना आ जाए। और बनाने वाले कौन थे? के.एम. मुंशी, जिनको हम सब जानते हैं, बहुत बड़े धाराशास्त्री तो थे ही, बड़े देशभक्त तो थे ही। जय सोमनाथ जैसे जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने भगवान सोमनाथ के ट्रस्ट का भी मेमोरेंडम तैयार किया है, ऐसे कन्हैयालाल माणेकलाल मुंशी, इन्होंने वो मेमोरेंडम तैयार किया था आरजी हुकूमत का। मेमोरेंडम, उसका नाम क्या था? जूनागढ़ राज्य की प्रजा की आजादी का मेमोरेंडम, जाहिरनामू। जूनागढ़ का पाकिस्तान से जुड़ना, उसके कुछ कुछ सारा उसमें 1-2-3 वाक्य मैं बोल रहा हूं। जूनागढ़ का पाकिस्तान से जुड़ना अयोग्य है, गैर कानूनी है, अतः प्रजा को बंधन करता नहीं है। उसकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी कि हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया जैसे कहते हैं ना, वैसे ही वी द पीपल ऑफ जूनागढ़ स्टेट, हम जूनागढ़ के प्रजाजन ये कहते हैं, हमारा ये कहना है। तो उसने कहा कि ये प्रजा को बंधन करता नहीं है। इसके उपरांत इसमें प्रजा का आत्म निर्णय का जन्म सिद्ध अधिकार जो है, उसके मुताबिक भी जूनागढ़ राज्य के प्रदेशों का हिंद संघ से जुड़ने का गंभीर निर्णय घोषित किया जा रहा है। उसके मुताबिक हम इस आरजी हुकूमत की स्थापना करते हैं। और आज से हम सब, तब एक विशेष काम हुआ। क्या हुआ कि वहां पर जो उपस्थित थे, उन्होंने प्रजा के पास से, जो लोग बैठे थे वहां, जूनागढ़ की प्रजा जो बैठी थी, जूनागढ़ की भी थी और सौराष्ट्र के और लोग भी थे, तो जूनागढ़ की प्रजा को उन्होंने कहा कि आपको प्रतिज्ञा लेनी है, जो नहीं चाहता है वो ना ले। उन्होंने प्रतिज्ञा ली। वो प्रतिज्ञा मैं पढ़ता हूं, वो प्रतिज्ञा बहुत सूचक है। हम जूनागढ़ राज्य के प्रजाजन परम कृपाणु परमात्मा के नाम से, हमने स्थापित की हुई आरजी हुकूमत के नाम से, समग्र काठियावाड़ के नाम से, महान हिंदी संघ के नाम से, पुण्य पवित्र राष्ट्र संघ के नाम से, स्वतंत्र संग्राम में शहीद हुए विश्व भर के शहीदों का स्मरण करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक जूनागढ़ राज्य पाकिस्तान की हुकूमत से और आपकूट शासन से हिंद संघ का अविभाज्य अंग नहीं बनता, तब तक हमारा धर्म युद्ध जारी रखेंगे। इस युद्ध में हमारी आरजी हुकूमत जो भी बलिदान चाहेगी, हम हंसते मुख दिया करेंगे।
हम प्रतिज्ञा पूर्वक यह जाहिर करते हैं कि आज की इस क्षण से हमारी संपूर्ण वफादारी आरजी हुकूमत और महान हिंदी संघ के प्रति होगी और इस वफादारी की कीमत चुकाने में हमारा सर्वस्व कुर्बान करने से हम डरेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। कामेश्वर प्रसाद व्यास जो थे, जूनागढ़ के थे, वो उन्होंने ये प्रतिज्ञा सबसे बुलवाई थी और सबने हाथ ऊंचा करके ये प्रतिज्ञा ली थी। यही नहीं, बाकी जो सौराष्ट्र के जो लोग थे उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली थी। उस समय उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि काठियावाड़ के अन्य प्रजाजनों भी प्रतिज्ञा क्या ली कि जूनागढ़ राज्य की प्रजा की स्वातंत्र युद्ध में सभी प्रकार की सहाय करने में और बलिदान देने में हम हिचकेंगे नहीं। मैं पूरा नहीं पढ़ता, उसमें से कुछ अंश ले ली। हम हिचकेंगे नहीं। हम श्रद्धा पूर्वक जाहिर करते हैं कि जूनागढ़ की प्रजा का स्वातंत्र युद्ध समग्र प्रजा का स्वातंत्र युद्ध है, वगैरह वगैरह। देखिए, आमतौर पर पब्लिक स्थानों में सभा में प्रस्ताव पारित करने के हेतु लोग घोषणा करते हैं, आवाज करते हैं, हाथ खड़ा करते हैं, लेकिन यहां और हुआ। यहां जूनागढ़ की और सौराष्ट्र की प्रजा ने प्रतिज्ञा ली और इस प्रकार आरजी हुकूमत थी वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल हो गई, चुनी हुई सरकार थी। ऐसा बंधारणीय ढंग से सिद्ध करने का इस कार्यक्रम का हेतु था और विद्वान दारा शास्त्री कमा मुंशी ने इस मेमोरेंडम को तैयार किया। तो ये तो हो गया, वहां से तय किया गया और जाहिर किया गया कि जिसको भी इसमें आना है हमारे साथ जुड़ जाए। 27 तारीख को, ये 25 तारीख को हुआ, 27 को वहां से सब, मैं अब जरा जल्दी कर रहा हूं। 27 तारीख को, 27 सितंबर को मुंबई से सब लोग निकले और निकल करके कहां गए? राजकोट गए। राजकोट से फिर जूनागढ़ जाया जाता है, इसलिए राजकोट को केंद्र बनाया गया था। बाद में वो केंद्र अमरापुर में हो गया और बाद में वो नवागढ़ में हो गया। वो सब अलग अलग बातें हैं, मैं बाद में अगर समय है तो कहूंगा। 28 सितंबर को राजकोट में सभा हुई। उस राजकोट की सभा में अमृतलाल सेठ ने और श्यामलदास गांधी ने जो कहा वो बहुत सूचक था। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई जो है वो जेल भरने का आंदोलन नहीं है। जो मरने के लिए तैयार है और मारने के लिए तैयार है वो हमसे जुड़े। अनेक युवक इसके साथ जुड़ गए और आपको मैं कहूं कि 30 सितंबर को ये हुआ तो सीधे ही काम शुरू हो गया। 30 सितंबर को राजकोट में एक जूनागढ़ हाउस नाम का मकान था, बड़ा बिल्डिंग था नवाब का, उसको ले लिया गया, जीत लिया गया लड़ाई करके। ये आज भी राजकोट में सरदार बार अतिथि गृह से जाना जाता है। आरजी हुकूमत की स्थापना हो गई, आरजी हुकूमत अस्तित्व में आ गई, लेकिन अब करना क्या था? तो उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से उसका कार्यक्रम बनाया, ठीक ढंग से कार्यक्रम बनाया। सैनिकों को किस तरह से मिलाना, आर्थिक समस्या को किस तरह से सुलझाना, कैसे कार्यक्रम करने, किस तरह से कार्यक्रम करने, कहां लड़ना है, कैसे जीतना है, 3 मोर्चों पर काम करना शुरू तय किया गया। वो 3 मोर्चे कौन से थे? एक मोर्चा था आर्थिक, यानी वो आर्थिक बहिष्कार की जो बात 5 तारीख को की गई थी वही अब बिल्कुल दृढ़ता से करने का संकल्प हो गया। सबको कहा गया कि कोई यहां से कुछ भेजेगा नहीं, कोई यहां कुछ लाएगा नहीं, और यह सफलतापूर्वक हुआ। उसका असर बहुत बड़ा हुआ था उस समय की जूनागढ़ की रियासत के ऊपर। यह सबसे पहला हुआ। उसके बाद जो हुआ वो प्रचार युद्ध था। दुनिया भर में किसी न किसी ढंग से इसका प्रचार किया जाए। आजाद जूनागढ़ रेडियो भी कार्यकर्ता हो गया था। उनके पास और भी साधन थे जो मुंबई से लोगों ने भेजे थे। और तीसरा और अंतिम जो था वो था सशस्त्र आंदोलन। 24 अक्टूबर दशहरा का दिन था।
बीच में जो दिन रह गए, अब उन दिनों की गिनती की है। उन दिनों में सैनिकों को इकट्ठा किया गया, बाकायदा उनको तालीम दी गई। उत्तर प्रदेश से कुछ जो अभ्यस्त, जो सैन्य में काम कर चुके अनुभवी सैनिक हैं, उनको इकट्ठा कर लिए गए, चुन चुन के इकट्ठा कर लिए गए। 222 ऐसे थे, 222 एग्जैक्टली, जिनको तनख्वाह भी दी जाती थी। और उनके साथ बाकायदा जो युवान आ गए थे, उन युवानों को तालीम दी गई। मैं आपसे बताऊं कि सैनिकों में ये 222 तो थे, स्वेच्छा से जो लोग आए थे वो 200 की संख्या में थे, और जिनको तालीम दी गई थी ऐसे 150 की संख्या में थे। और जो राज्य थे जूनागढ़ के बाद गुजरात के, उन राज्यों ने उनको कहा था कि हम इतने सैनिक देंगे, हम इतने सैनिक देंगे, ऐसा करके सैनिक थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ कौमें जो लड़ायक कौम है, जो खमीरवंत कौम है, ऐसी मेर, कारड़िया, हाटी, मैया, ऐसी कौमें हैं, वो कौमें अपने आप से लड़ने के लिए आ गई। कुतियाना में कबीर पंथ के एक साधु थे, विजयदास जी महाराज। वो विजयदास जी महाराज ने अपने अनुयायियों को आह्वान कर दिया कि हम लड़ेंगे, जूनागढ़ के लिए लड़ेंगे। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है और रोमांचक बात है कि उस संत ने कहा कि जब तक जूनागढ़ स्वतंत्र नहीं होता, मैं साधु के वस्त्र का त्याग करता हूं, सैनिक वस्त्र को धारण करता हूं। उसने खुद सैनिकों के वस्त्र पहन लिए, सैनिकों के वस्त्र पहन लिए और लड़ने के लिए तैयार, हाथ में बंदूक लेकर के। उन्होंने बाकायदा तालीम भी ली और सेना का नेतृत्व किया। साधु थे ऐसे, एक नहीं, और भी अनेक साधु थे जो इसमें प्रेरणा रूप बनते रहे, अपने अनुयायियों को जोड़ते रहे। और एक बड़ी सेना तैयार हुई। ऐसे कारड़िया वगैरह जो मैंने कहा, ऐसे 3,000 लोग थे इसमें मिले हुए। आजाद हिंद फौज में से आए हुए जो थे, ऐसे भी कुछ सैनिक इसमें थे। और जूनागढ़ राज्य की सेना में से जिनको मुक्त कर दिया गया था, ऐसे भी कोई 50 लोग थे। ऐसे मिलकर के करीब 4,000 की सेना इनके पास थी। बिल्कुल बाकायदा इन्होंने तय किया, और तय कर करके एक एक करके योजना पूर्वक, उनका जासूसी तंत्र भी था, कहाँ क्या है, कौन है, कौन है, कहाँ से मदद मिल सकती है, कितने पैसे हैं, कितने शस्त्र हैं, कौन उनका मुकाबला करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है, कौन वहां स्वागत करने वाला है, सब कुछ देख करके आयोजन पूर्वक आक्रमण किया गया। और दशहरा के दिन, 24 अक्टूबर दशहरा के दिन, अमरापर नाम का जो स्थान था, उस अमरापर को विजय कर दिया गया। अब मेरे पास समय नहीं है, इसलिए बाकी गांवों के नामों का उल्लेख मैं नहीं करूंगा, लेकिन यह कह देता हूं कि कुल मिलाकर के 106 गांवों को इस हुकूमत की सेना ने जीत लिया था। इसका नाम रखा गया था लोक सेना, लोगों की सेना, क्योंकि लोग मिलते गए थे, इसलिए यह लोक सेना थी। और लोक सेना ने, यह लोक सेना जो है ना, वो कोई नाम देने की, नाम मात्र की, के दिखावे के लिए हुई सेना नहीं थी। यह तो जूनागढ़ की प्रजा की मुक्ति के लिए लड़ने वाली मुक्ति फौज थी। और महान विचक्षण बुद्धि वाले इसके नेता थे, जिन्होंने पूरा आयोजन करके और आक्रमण किया था, सभी प्रकार से आक्रमण किया था। और इस आक्रमण में आपसे एक बात बता दूं कि कई राज्यों ने, आसपास के और बाकी के, हिस्ट्री कांग्रेस के मुस्लिम अलीगढ़ के प्रोफेसर थे, क्या नाम उनका, हबीब या ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने मान्यता दी थी। वो मान्यता के पत्र भी हैं, मिल सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने, जब तक जूनागढ़ स्टेट ने शरणागति स्वीकारी नहीं, तब तक एक भी सैनिक ने जूनागढ़ स्टेट की सीमा में प्रवेश किया था, एक भी। भारत सरकार ने संयम रखा था। हाँ, बाबरीवाड़ की बात अलग है, क्योंकि वो तो मिल गए थे।
कोई लोग ऐसी गलती कर रहे हैं कि कहते हैं कि नहीं, वो उस समय तो भारत की सरकार के सैनिक ऐसे वेश में आकर के लड़ रहे थे। ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। यही लोक सेना युद्ध कर रही थी, और जब तक बने कम से कम जान हानि को ध्यान में रखते हुए कर रही थी, क्योंकि मरने वाला भी तो अपना ही है। जाहिर किया था श्यामल दास गांधी ने, ये मुस्लिमों के विरुद्ध युद्ध नहीं है, हम मुस्लिमों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो आप खुद अमल के सामने विरोध कर रहे हैं, ये हमें दूर करना है। इसलिए बाद में जो न्याय वगैरह हुए तो उनको हुआ। कुछ नोटपात्र जो विजय है वो कुतियाना या घदकड़ा नाम के स्थान है उसके। कुतियाना में 13,000 मुस्लिम थे, 1,000 हिंदू थे। कुतियाना में मेर जाति की महिलाएं तैयार हो गई, हाथ में जो भी शस्त्र आया उठा के तैयार हो गई। धोखा आया तो धोखा, डंडा आया तो डंडा, कुल्हाड़ी आई तो कुल्हाड़ी, जो भी हाथ में आया लेकर के जूझने के लिए तैयार हो गए। तो कोई नहीं मानता कि कुतियाना जीत लिया जाए। कुतियाना का जो एक नेता था उसने तो आजाद कुतियाना राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी थी, लेकिन कुतियाना को हराया। यह 10 तारीख को हराया था। तो इस प्रकार के पूरा पूरा चला, और क्रमशः कुछ गांव वो जीतते गए। सेनाध्यक्ष जो थे वर्सोभाई अदानी थे, बड़े शिस्त के आग्रही थे, शिस्तबद्ध सेना इन्होंने तैयार की थी। कुल कार्यकाल मिला करके, पूरा मिला करके, ये जो स्थापना से उसके विलीनीकरण तक का जो कार्यकाल है वो 25 सितंबर 1947 से लेकर 20 दिसंबर 1947 के 87 दिन का, 87 दिन का इनका कुल कार्यकाल रहा। लेकिन इतने छोटे से कार्यकाल में इतने बड़े काम हुए, आपको आश्चर्य होगा। क्योंकि बिल्कुल 9 तारीख को, 9 नवंबर को उसके पहले जो नवाब थे मोहब्बत खान, वो तो डर के केशोद में विमान में बैठ करके पाकिस्तान भाग गए, डर के भाग गए थे। उनकी एक बेगम जो थी वो बाद में आई दौड़ती दौड़ती कि हमारा एक शहजादा रह गया है, तो उसने कहा कि देखो तुम भी उसके साथ रहो, लेकिन वो भाग गया। बाद में उसने वहां से टेलीग्राम कर दिया कि तुम लिख दो जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित नेहरू को एक पत्र शरणागति का लिखा था भुट्टो ने 9 तारीख को, और राजकोट में जो कमिश्नर थे उनको पूरा समर्पण करके वो भुट्टो भी निकल गए थे उनसे मिलने के लिए। जब गए तो वो नहीं मिल पाए थे, क्योंकि वो उतार करके और पत्र लिख करके और सब बेच करके और समर्पण करके वो भी, भुट्टो भी चले गए थे। बाकायदा उन्होंने शरणागति का स्वीकार किया था, शरणागति का टेलीग्राम है। और 9 तारीख को ये शरणागति होने के बाद हुआ था ये कि कुतियाना का विजय 10 तारीख को हुआ था। 9 तारीख को तो जूनागढ़ भारतीय संघ में शामिल हो गया था, और 10 तारीख को उसका कुतियाना का विजय हुआ था। बड़ी चालाकी की थी भुट्टो ने। उसने तय किया था कि हारना और ये जूनागढ़ जो स्टेट है वो आरजी हुकूमत नाम की संस्था के हाथ में नहीं देना है। अगर वो दिया तो आगे कुछ प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने जानबूझ करके धीरे से कमिश्नर जो नीलम बुच नाम के थे उनके सामने ये गिड़गिड़ा करके अपना जो जो शासन था वो सौंप करके वो भी चला गया 9 तारीख को। अब मजेदार बात यह है कि 106 गांव तो हाथ में थे किसके, आरजी हुकूमत के हाथ में थे। हुकूमत थी, सरकार थी, उसके हाथ में 106 गांव थे। और इस हुकूमत को भारतीय हिंद स्वराज भारत की सरकार ने मान्यता नहीं दी थी। परोक्ष मान्यता इसलिए है कि इन 106 में से
56 गांव तो भारतीय संघ में जुड़ गए, लेकिन 50 गांव जो थे वो अभी भी, यानी 9 सितंबर 10 सितंबर के बाद में युद्ध समाप्त हो गया, किसी को युद्ध करना नहीं था। और मैंने कहा आपसे 20 दिसंबर तक कार्यकाल रहा, तो वहां तक इन 50 गांवों का वहीवट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इस प्रकार से यहाँ पूरा का पूरा आरजी हुकूमत का एक, ये इन्होंने जिस तरह से शासन चलाया ना 50 गांवों में, वो शासन बहुत आदर्श शासन था। वहां पर ग्राम सभाएं भरी गई, वहां पर हर एक गांव के अंदर ग्राम सेवक निर्माण, इस सुव्यवस्था के कारण उन 50 गांवों के लोग तो इस प्रकार आरजी हुकूमत का योगदान जूनागढ़ के भारत में शामिल होने में बहुत बड़ा रहा। यही बात मुझे कहनी थी, आप सबने मुझे सुन लिया, धन्यवाद। अगर इसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो क्षमस्व, और आप में से कोई कुछ पूछना चाहेगा तो मुझे आनंद होगा। हाँ, एक बार आप सबका धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार सर जी। आज पूरा नमस्कार। सुनने के बाद, हाँ, पूरा सुनने के बाद एक बात जी। तो हमारे सुनने में यही समझ में आया कि हम लोग कुछ भी नहीं जानते जूनागढ़ के जी। बारे में। जूनागढ़ के बारे में हमारी जो पुस्तकें हैं उसमें सिर्फ 3 या 4 लाइन लिखा होता है, जी। जिसमें होता है कि ऐसा जी। पाकिस्तान के साथ था और बाद में उसका विलय हो गया। लेकिन बीच का जो ये आरजी हुकूमत का नहीं, नहीं। इतना बड़ा जो इतिहास है, इस इतिहास को हमने कभी पढ़ा ही नहीं अभी तक। ये पता और नहीं क्यों इतने हमारे बड़े पाठ्य लोग पुस्तक, इसके साथ में शामिल थे, इतने बड़े लोग, हाँ, इतने बड़े लेकिन बुद्धिमान विचक्षण लोग इसके साथ शामिल थे, जिसमें से कुछ तो बाद में मिनिस्टर भी बने और हुआ कुछ काम, हाँ, लेकिन काफी, लेकिन हाँ, लेकिन हमारा जो इतने छोटे। हाँ, जी। पुस्तक में ये इसका बारे में कुछ उल्लेख ही नहीं है। नहीं ये का, मिलेगा आपको। हाँ, वही बात जानबूझ है। करके हमारे इतिहास में जानबूझ करके कुछ बातें बताई नहीं जाती। वहां तक कि मैं तो सोमनाथ में रह के आया हूं, सोमनाथ के लोग नहीं जानते कि वो लोग 15 अगस्त को स्वतंत्र नहीं हुए थे। 15 अगस्त को मेरे भगवान सोमनाथ पाकिस्तान में थे, खंडहर हालत में। वो 9 देखिए, सितंबर, वो 9 नवंबर को नहीं मनाते, मनाना आज चाहिए। शायद, हाँ, आज शायद आपका ये व्याख्यान से हम लोगों जी। को बहुत सारी चीज सुनने को मिला है और लगता है कि जी। इसी तरह अगर हम कार्यक्रम करते रहे तो जी। बहुत सारी चीज हमारे सामने आएंगे जो हम बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। तो लेकिन भारतीय, मजा हाँ, आपको आपको ठीक लगा ना? हाँ, बहुत ठीक लगा, बहुत ठीक लगा। और प्रस्तुतिकरण भी ठीक रहा? हाँ, मैंने कट करना पड़ा है बहुत कुछ, अच्छा, बहुत कुछ, बहुत कुछ नहीं भी बोल पाया हूँ, लेकिन जो बोलना चाहिए था वो तो बोला है। ठीक है। इसीलिए भारतीय इतिहास संकलन समिति से करीमगंज जिला की ओर से फिर से आपको प्रणाम, सादर प्रणाम। और आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। भविष्य में भी बहुत सारे चीज करनी है, हमारे मन में है, तो आप इसी की तरह हमारे साथ आइए और कोई आशीर्वाद रखें हमारे ऊपर कि हम हमारा काम भी करते रहे और इसी तरह धन्यवाद। इतिहास का करते रहे हम। नमस्कार भैया। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। अभी मैं